हेलो दोस्तों, दैनिक समसामयिकी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास में हम चर्चा करेंगे 2 दिसंबर यानी कि आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों के संबंध में, महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों के संबंध में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, जहां पर करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो उसके लिए, उस एग्जाम के लिए क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देखो, देहरादून घोषणा पत्र 2023 किससे संबंधित है? देहरादून घोषणा पत्र 2023 किससे संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में छठा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि आपदा प्रबंधन से संबंधित था। ठीक है, तो उसी में 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक, ठीक है, 1 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। तो 1 दिसंबर को इसमें एक प्रस्ताव लाया गया जिसे देहरादून घोषणा पत्र नाम दिया गया। ठीक है, जिसमें 5 विषय हैं, आगे उनकी मैं विस्तार पूर्वक आपको उसका पूरा चर्चा करूंगा अभी इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छठा जो वैश्विक विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन था, देहरादून में आयोजित हुआ था। कब से कब तक हुआ था? 28 नवंबर से 1 दिसंबर। ठीक है, उत्तराखंड के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून में आयोजित हुआ था। ठीक है, और यदि आपसे पूछे उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, इसके महानिदेशक कौन है, तो ये कौन है? प्रोफेसर दुर्गेश पंत। ठीक है, ये प्रश्न पहले बन भी चुका है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुल 5 जो प्रमुख विषय हैं वो जारी किए गए हैं देहरादून घोषणा पत्र में। सबसे पहला क्या है? डिजास्टर रिजिलियंस की तैयारी सुदृढ़ बनाना। ठीक है, दूसरा क्या है? पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। तीसरा है पर्वतीय समुदायों का सशक्तिकरण। चौथा है नीति एकीकरण का समर्थन। और पांचवा है नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता। ये पांचों आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब ऐसी चीजें करना है जिसमें पाठ्यक्रम में इसको, जो आपदा से रिलेटेड चीजें हैं, पाठ्यक्रम में उनको पहुंचाया जाए ताकि लोग पहले से ही जागरूक रहें। ठीक है, और बाकी देखो, इनके बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर देखते हैं। देहरादून घोषणा पत्र 2023, देखो करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा ये। ठीक है, आपको जो करंट अफेयर्स यहाँ पर उत्तराखंड का उपलब्ध मैं करा रहा हूँ, बहुत उत्तराखंड में इतना कोई माध्यम है नहीं कि आपको करंट अफेयर्स उत्तराखंड का प्राप्त हो सके। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स के लिए कई सारे माध्यम है। ठीक है, कई सारी मैगजीन्स आती हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल जहाँ से आपको मिल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड का करंट अफेयर्स थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप लोग मेरा उत्साह जरूर बढ़ाइए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ठीक है, तो देखो, देहरादून घोषणा पत्र, सबसे पहला क्या है? डिजास्टर रिजिलियंस की तैयारी सुदृढ़ बनाना। ठीक है, डिजास्टर रिजिलियंस की तैयारी सुदृढ़ बनाना। इसमें क्या है? आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। ठीक है, डिजास्टर रिजिलियंस बने स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें देख लेना। दिव्यांग समुदाय की भागीदारी, या जो भी चीजें। ठीक है, दूसरा क्या है? देखो, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा। जो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र है, इसकी रक्षा करना भी इसमें क्या है? उद्देश्य है। और तीसरा देखो, पर्वतीय समुदायों का सशक्तिकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण है। चौथा है नीति एकीकरण का समर्थन। और पांचवा है नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता। तो इन 5 विषयों पर देहरादून घोषणा पत्र जारी हुआ है। ये चीजें मेंस के लिए या पर कहीं पर आपको निबंध लिखने के लिए यदि आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यदि आप प्री में या फिर जहां पर बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो केवल यही पूछा जाएगा, देहरादून घोषणा पत्र का संबंध किससे है? आपदा नियंत्रण से। ठीक है, आपदा प्रबंधन से है। और दूसरा प्रश्न ये आएगा, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। कब से कब तक हुआ था? किस विश्वविद्यालय में हुआ था? ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और कुल कितने विषयों पर जारी हुआ है देहरादून घोषणा पत्र? 5 विषयों पर। और ये पांचों विषय आप मोटा मोटा ध्यान रखिए, इन पांचों के नाम, क्योंकि हो सकता है निम्न में से कौन इसका हिस्सा नहीं है, निम्न में से कौन सा विषय देहरादून घोषणा पत्र का हिस्सा नहीं है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसको आप लोग मोटा मोटा केवल इनकी हेडलाइंस आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट जरूर करिए, अति महत्वपूर्ण सवाल है आगे की परीक्षाओं के लिए आपका। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैं आपको पहली क्लास में बताया हूं कौन थे, अमिताभ बच्चन। ठीक है, अब है अगला सवाल, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, तो सही आंसर है कंचन देवी। ठीक है, कंचन देवी इसकी नई महानिदेशक बनी है, जो कि 1991 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की, ठीक है, एमपी कैडर की क्या है? आईएफएस। ठीक है, भारतीय वन सेवा की अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंचन देवी इसकी नई महानिदेशक बनी है। क्या है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद। ठीक है, इसकी नई
जो महानिदेशक बनी है कौन, कंचन देवी। ठीक है। यदि वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1986 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ठीक है। अगला देखो, अगला है राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर बनाई जाएगी, ये है केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में कालीमठ, कालीमठ से सोनप्रयाग के मध्य। ठीक है, कालीमठ से सोनप्रयाग के मध्य बनाई जाएगी, जो कि 7 किलोमीटर लंबी होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बनाई जाएगी, अभी बनी नहीं है, अभी बननी शुरू भी नहीं हुई है। ठीक है, ये बनाई जाएगी। यदि वर्तमान में बात करें तो सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, शिलक्यारा टनल, जो कि हाल ही में काफी चर्चा में रही है। ठीक है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है, कितना, 4.5 किलोमीटर। ठीक है, शिलक्यारा सुरंग, सुरंग जो कि शिलक्यारा से बलकोट को जोड़ती है। और जो ये बनेगी भविष्य में सबसे लंबी राज्य की सड़क सुरंग 7 किलोमीटर रहने वाली है, जो कि कालीमठ से रुद्रप्रयाग के मध्य बनेगी। ठीक है, इससे सजगता क्या होगी, जो केदारनाथ जाने वाले यात्री हैं उन्हें कम समय, ठीक है, कम समय लगेगा। और जो गुप्तकाशी, गौरीकुंड इत्यादि इन्हें जाना पड़ता है, ठीक है, जहाँ सड़क उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उससे इन्हें निजात मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो बनाई जाएगी, अभी बनी नहीं है, बनाई जाएगी, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तब हो जाएगी सिलक्यारा टनल। ठीक है, सिलक्यारा बड़कोट टनल, जो कि यमुनोत्री हाईवे पे है। और जो कौन सी बनाई जाएगी, ये है केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालीमठ सोनप्रयाग टनल, जो कि 7 किलोमीटर लंबी रहेगी। ठीक है। अगला सवाल है, डॉक्टर वी आर ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसका नाम क्या है सम्मान का, लीजन दी ऑनर। ठीक है, लीजन दी ऑनर। ठीक है, पूरा नाम देखो, सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर। ठीक है, सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर, लगभग परीक्षाओं में इतना ही आता है, लीजन दी ऑनर। ठीक है, फिर भी अपने ध्यान के लिए, अपने मतलब याद करने के लिए रख लेना, सेवेलियर ऑफ द लीजन दी ऑनर। ठीक है, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हाल ही में किसे दिया गया है, वी आर ललितांबिका को ये दिया गया। ठीक है, वी आर ललितांबिका क्या है, ये है एक इसरो की, ये जो भारत का इसरो है, ठीक है, इसरो की क्या है, वैज्ञानिक। ठीक है, इसरो की वैज्ञानिक है ललितांबिका जी। और जो भारत का गगनयान मिशन था, ठीक है, गगनयान मिशन की ये क्या है, महानिदेशक। ठीक है, सॉरी, निदेशक है। ठीक है, गगनयान मिशन की निदेशक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी निदेशक पूछा गया था, पी वीर मुथुवेल, जो चंद्रयान 3 के निदेशक थे। ठीक है, वो आपसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वो पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, देखो, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है, ये होता है नागालैंड में। ठीक है, कहाँ पर आयोजित होता है, नागालैंड में आयोजित होता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित होता है, नागालैंड में आयोजित होता है। तो यही यहाँ पर पूछा है कि त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड से। तो 1 नवंबर से ये शुरू हुआ, यानी कि कल से 10 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, 10 दिन का ये त्योहार वहां पर शुरू हुआ है, जो कि 24वें क्रम का है। ठीक है, 24वें क्रम का वहां पर शुरू हुआ है। ये प्रश्न एक बार बन चुका है यूकेपीएससी की परीक्षा में, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है। और साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, 1 दिसंबर से, ठीक है, ये नवंबर नहीं, दिसंबर, इसको सुधार कर लीजिएगा, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर। ठीक है, 10 दिसंबर के मध्य चलने वाला है। और 1 दिसंबर को ही नागालैंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड स्थापित हुआ था, 16वें भारतीय राज्य के रूप में। ठीक है, 16वें भारतीय राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए आप हर किसी तरह के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना, और 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक वहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है, नागालैंड से। इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। और कौन सा क्रम है इसका, 24वां क्रम है। नागालैंड भारत का कौन सा राज्य बना था, 16वां। ये सारे फैक्टर आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। अगला सवाल है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव,
ठीक है, अति महत्वपूर्ण सवाल। पांचवा, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है देखो तिरुअनंतपुरम यानी कि केरल में। ठीक है, केरल में आयोजित हो रहा है। किसने इसकी उद्घाटन किसने किया? जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, आयोजित हो रहा है तिरुवनंतपुरम में। और किस मंत्रालय के अधीन ये आयोजित होता है? आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय। ठीक है, आयुष मंत्रालय के अधीन ये आयोजित होता है। और सबसे बड़ा एक और फैक्ट इसमें ध्यान रखिएगा, इसकी थीम पूछी जा सकती है क्योंकि आयुर्वेद से रिलेटेड है। ठीक है, थीम इसकी पूछी जा सकती है, स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। ठीक है, स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। ठीक है, चुनौतियां और आयुर्वेद, ये क्या है? इसकी थीम है। ठीक है, इस जो पांचवा कौन सा क्रम है? पांचवा क्रम है, ये भी आपने ध्यान रखना। ठीक है, पांचवा है वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो कि तिरुवनंतपुरम में आयोजित हो रहा है। इसकी थीम क्या है? स्वास्थ्य में उभरती चुनौतियां और आयुर्वेद। ठीक है, ये इसकी थीम है। आयुष मंत्रालय के अधीन आता है और जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और आज का लास्ट सवाल है, COP28 के दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? इससे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखो 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर जो 6 दिन का करंट अफेयर्स है, कल आपको प्रातः 9 बजे इसका रिवीजन में कराने वाला हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन 5 मिनट में, ताकि आप लोग इसे याद भी करते रहें। ठीक है, 5 मिनट में सारे के सारे जितने क्वेश्चन मैंने इस हफ्ते करवाए हैं, सारे आपको संडे के दिन कल को 9 बजे उसका रिवीजन मिलेगा। क्योंकि संडे को करंट अफेयर्स की क्लास आपकी नहीं आएगी शाम वाली, तो सुबह को जो पूरा वीकली करंट अफेयर्स है वो मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो देखो जो COP28 है कहाँ पर आयोजित हो रहा है? सबसे पहले यूएई में। ठीक है, यूएई में आयोजित हो रहा है, आपने ध्यान रखना है। 28वें नंबर का है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, ठीक है, UNFCCC इसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। पहला कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ये आपको मैं बता चुका हूँ। कब से कब तक ये हो रहा है? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक ये आयोजित हो रहा है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और भारत से इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें भाग लिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू करने की, ठीक है, शुरू करने की जो बात है वो वहां पर उन्होंने कही है। ग्रीन क्रेडिट पहल शुरू करने की बात किसने कही है? भारत ने। और भारत के साथ इसमें कौन शामिल है? जो ग्रीन क्रेडिट पहल में भारत के साथ कौन शामिल है? यूएई। ठीक है, यूएई। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? भारत ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा। और इसके अलावा और क्या क्या? देखो जल संरक्षण, जिसमें जल संरक्षण है, वायु प्रदूषण है। ठीक है, वायु प्रदूषण को कम करना है। बाकी ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे का रोपना, मतलब वनीकरण है। टिकाऊ खेती, जैविक खेती यानी कि, और अवशिष्ट प्रबंधन यानी कि जो कचरा है उसका प्रबंधन करना, ये सब चीजें इसमें क्या है? शामिल हैं। ठीक है, ग्रीन क्रेडिट पहल में। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीन क्रेडिट पहल किसने शुरू की है? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये शुरू की है। और इसमें सहायक देश कौन है भारत के साथ? यूएई। तो दो देशों द्वारा मिलकर ग्रीन क्रेडिट पहल कहां पर शुरू की है? COP28 जो कि कहां पर आयोजित हो रहा है? यूएई में। ठीक है, यूएई में आयोजित हो रहा है 28वें नंबर का। और 27वां कहाँ हुआ था? इजिप्त, मिस्र में। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपने नोट करने हैं और इन्हें बार बार रिवीजन करना है। बाकी कल आप लोग रिवीजन क्लास से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, आपका वीकली करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पूरा रिवीजन हम उसको कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी करते रहिए आप लोग। धन्यवाद।